नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली में पुराने वाहनों पर जो अचानक प्रतिबंध लगा है उसकी, और इसके नतीजे मतलब कुछ बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और रिपोर्ट्स भी हैं, तो आज इसी पे बात करेंगे। जी। तो हुआ ये है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली। हाँ, और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उनको पेट्रोल पंप पर फ्यूल मिलना बंद हो गया है। बिल्कुल। सुनने में ये भी आया कि सरकार पेट्रोल पंपों पर वो कैमरों से नंबर प्लेट पहचान रही है। हाँ, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ANPR जिसे कहते हैं। हाँ, और फिर डेटाबेस से मिलान करके अगर गाड़ी नियम तोड़ रही है तो उसे रोक रहे हैं, जब्त भी कर रहे हैं, स्क्रैप भी कर रहे हैं। जी, सख्ती काफी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हुआ सिर्फ 3 दिन की नोटिस पर, अचानक से। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था सबके लिए। हालांकि ये 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाँ, उसी को लागू करने के लिए ये कदम उठाया गया। मकसद तो वही था, पुराने वाहन जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनको हटाना। हाँ, उनको सड़कों से हटाना, वायु प्रदूषण कम करना। समझ गया। लेकिन क्या ये वाकई उतना सीधा है? मतलब इसके जो असर हुए हैं, चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। पहले तो ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में ऐसी गाड़ियों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितनी होंगी करीब? देखिए, सिर्फ दिल्ली की बात करें तो करीब 62 लाख वाहन इस दायरे में आते हैं। बाप रे, 62 लाख। हाँ, और अगर पूरे NCR मतलब आसपास के इलाकों को भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच जाता है। ओहो, तो ये फैसला तो बहुत बड़े पैमाने पर असर डालने वाला था। बिल्कुल, और मकसद तो साफ था, एयर पोल्यूशन कम करना, खासकर वो जो सर्दियों में स्मॉग की दिक्कत होती है दिल्ली में। हाँ, वो तो हर साल की कहानी है। बिल्कुल, तो उससे पहले एक कदम उठाया गया। और पुरानी डीजल गाड़ियां वो तो मानी ही जाती हैं कि प्रदूषण का बड़ा सोर्स है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया उसके नतीजे बड़े नाटकीय रहे, है ना। हाँ, यहीं से बात थोड़ी अलग हो जाती है। और यही कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। सुनने में आ रहा है कि जो महंगी लग्जरी गाड़ियां थी, जिनके मालिक अब इस नियम के दायरे में आ गए जी, उन्हें अपनी लाखों की कारें मतलब कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ रही हैं। ये बिल्कुल सच है। रिपोर्ट्स में ऐसी कई कहानियां हैं। मतलब यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, एक मर्सिडीज बेंज ML350 2015 मॉडल, हाँ, जिसकी ओरिजिनल कीमत कोई 84 लाख के आसपास थी, उसे सिर्फ 2.5 लाख रुपए में बेचना पड़ा। 2.5 लाख, सोचिए जरा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में वो सब फ्यूल नहीं मिल सकता, कहीं जा ही नहीं सकती। बिल्कुल। वरुण विज नाम के एक मालिक का केस था ये। उन्होंने अपनी ML350 इतने कम में बेचकर फिर 62 लाख की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली। ओह, मतलब कितना बड़ा नुकसान। जाहिर है, और ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह फंस गए। बहुत भारी नुकसान उठाया है लोगों ने। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, और इसमें एक और मजेदार पहलू ये है कि जहां दिल्ली के मालिक तो परेशान हैं, अपनी गाड़ियों से हाथ धो रहे हैं, वहीं दूसरों की चांदी हो गई। बिल्कुल दूसरे राज्यों के खरीदारों की जैसे लॉटरी लग गई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अच्छा, साउथ के राज्य। हाँ, इन दक्षिणी राज्यों से डीलर्स और इंडिविजुअल बायर्स वो इन कारों को हाथों हाथ ले रहे हैं। अरे वाह। पुरानी लग्जरी कारों की ऑनलाइन सर्च में एकदम से मतलब 200% तक का उछाल देखा गया है। 200%? हाँ, ये कारें दिल्ली से खरीदी जा रही हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं और दूसरे राज्यों में जाकर दोबारा रजिस्टर हो रही हैं। तो मतलब बस दिल्ली से बाहर निकालो और फिर वो ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बैन फिलहाल दिल्ली NCR के लिए है। दूसरे राज्यों में ये गाड़ियां चल सकती हैं, रजिस्टर हो सकती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये भी है कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि जो Tier 2, Tier 3 शहर है ना, छोटे शहर। हाँ, छोटे शहर, वहां भी इन पुरानी सस्ती लग्जरी कारों की मांग एकदम से बढ़ गई है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग आपस में खरीद बेच रहे हैं, बड़ी कंपनियां भी इसमें आ गई हैं, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो भी इस मौके को भुना रहे हैं। स्पिनी है, बिग बॉय टॉयज जैसी कंपनियां हैं। हाँ, नाम सुने इनके। और यहाँ तक कि मर्सिडीज का अपना जो सर्टिफाइड प्री ओन्ड डिवीजन है, प्रूवन एक्सक्लूसिविटी। अच्छा, वो भी? हाँ, वो भी इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को अब सस्ती लग्जरी कार चाहिए। और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वहां भी बातें हो रही होंगी। अरे बिल्कुल, रेडिट जैसे फोरम पर तो काफी चर्चा है। लोग लिख रहे हैं, कोई कह रहा भाई लोग ये कारें दिल्ली से उठा रहे हैं और दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं। अच्छा। कोई लिख रहा है गोवा, मुंबई जैसी जगह तो इन कारों से पट गई हैं। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन क्या सब लोग ऐसे पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं? एक पॉइंट है।
हाँ, एक यूजर ने तो काफी सख्त टिप्पणी की, लिखा कि ये तो दिन दहाड़े लूट जैसा है, जैसे आम लोगों की संपत्ति कार इंडस्ट्री को ट्रांसफर की जा रही हो। ओहो, काफी तीखी प्रतिक्रिया है ये तो। ये भी एक सोचने का नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा आगे का सोचें, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिबंध शायद बना रहेगा या शायद और बढ़े। हाँ, हो सकता है इसका दायरा और बढ़ाया जाए। और इसके दो बड़े असर हो सकते हैं। क्या? एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार तेज हो सकती है। लोग सोचेंगे कि भाई पुराने पेट्रोल डीजल के झंझट से अच्छा है ईवी ले लो। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। और दूसरा, जो सर्टिफाइड पुरानी लग्जरी कारों का बाजार है ना, मतलब जहां भरोसेमंद डीलर्स वारंटी वगैरह के साथ कारें बेचते हैं, हाँ, और मजबूत हो सकता है। क्योंकि इस तरह के झटकों के बाद लोग शायद सीधे मालिक से खरीदने के बजाय इन ऑर्गेनाइज्ड डीलरों के पास जाना ज्यादा सुरक्षित समझें। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली का ये कदम है तो बड़ा, एयर पोल्यूशन से लड़ने की एक कोशिश। हाँ, कोशिश तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया, उसने एक बड़ी अजीब सी स्थिति बना दी है। दिल्ली में गाड़ियों की कीमतें धड़ाम से गिरी और दूसरे राज्यों में सस्ती लग्जरी कारों का एक नया बूमिंग मार्केट खड़ा हो गया। बिल्कुल। हाँ, और ये हमें कुछ जरूरी सवालों के पास ले आता है, जैसे क्या ये कदम वाकई प्रदूषण कम कर रहा है या सिर्फ उन पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की समस्या को दिल्ली से उठाकर देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहा है? ये बड़ा सवाल है, शिफ्टिंग द प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और क्या इससे पूरे देश में साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट की तरफ और एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज पुरानी कार बाजार की तरफ बदलाव तेज होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि पर्यावरण बचाने के लिए जो ऐसे कड़े कदम उठाए जाते हैं, हाँ, और जो आम लोगों पर उसका आर्थिक बोझ पड़ता है, हाँ, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल। तत्काल पर्यावरणीय कार्रवाई और व्यक्तियों के लिए आर्थिक निष्पक्षता, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है पर जरूरी भी है। हाँ, ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है।